जीएसटी 2017 से इफेक्टिव हो गया है। आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं जीएसटी में, चाहे वो स्ट्रगल हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का या किसी रिटर्न फाइलिंग का या किसी एडजस्टमेंट से लेकर किसी एरर रिमूव का। इसलिए हम शुरू कर रहे हैं जीएसटी की जर्नी, जिसमें हम जीएसटी को स्क्रैच से सीखेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में। आज है हमारा पहला दिन। इसमें हम इस टॉपिक में जो भी टर्म्स यूज होती हैं उनको समझेंगे, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हमारा पहली टर्मिनोलॉजी है जीएसटी। हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है। ठीक है, गुड्स होती है, सर्विसेज टैक्स होता है। और जो ये इफेक्टिव जो जीएसटी हुआ था वो हुआ था 1/7/2017 को ये इफेक्टिव हुआ था। फिर आता है टैक्स पेयर क्या होता है। जिसने भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है आप कह दो कि वो टैक्स पेयर है। अब आता है सप्लाई क्या होता है। हम जनरल यूज़ करते हैं जब भी कोई गुड्स को हम रिसीव कर रहे हैं या फिर हम किसी के पास भेज रहे हैं, यानी हम सेल या परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। मगर जीएसटी के अंदर हम वर्ड यूज़ करते हैं सप्लाई। अब जैसे हमने लिख रखा है कि सप्लाई के अंदर हम इंक्लूड करेंगे चाहे कोई सेल हो चाहे कोई परचेज हो, एक्सचेंज भी सप्लाई में आता है और ट्रांसफ़र भी। बस ये क्या होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। फिर है इनवर्ड सप्लाई। जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर कोई भी सर्विस लेते हैं या कोई गुड्स लेते हैं बाहर से लेके आते हैं, उसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं। ऐसे ही हम अगर अपने बिजनेस से बाहर किसी को सर्विस दे रहे हैं या गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उसको आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं। फिर आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं, ऐसे होता है मान लो एक स्टेट है, अगर स्टेट के अंदर ही डीलिंग हो रही है, यहीं एक सप्लायर है यहीं एक रिसिपिएंट है, अगर डीलिंग इधर ही हो रही है तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। बट अगर एक स्टेट ये रही एक स्टेट ये रही, अब इधर सप्लाई हो रही है इधर से भी सप्लाई हो रही है, अगर दो स्टेट के बीच में, दो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में होता है, उसको बोलता है इंटर स्टेट सप्लाई। फिर होता है आईजीएसटी। हमने कह दिया कि ना अभी कि जीएसटी लगता है भाई, आप कुछ भी सप्लाई करते हो जीएसटी लगता है। पर जीएसटी लगना है तो अलग अलग तरीके से लगता है। जब भी आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे, कौन सी इंटर स्टेट सप्लाई करोगे, तब आईजीएसटी लगता है। बेसिक में बोल देते जीएसटी लगता है, मगर जीएसटी नहीं लग रहा था, वो लग रहा होता आईजीएसटी। क्लासिफिकेशन है। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, यानी आप विद इन स्टेट के अंदर बेच रहे हो, तो उस केस में एक लगता है सीजीएसटी और दूसरा लगता है एसजीएसटी। अगर उसी केस में अगर यूनियन टेरिटरी डील बीच में आ रही है, यानी आपकी जो सप्लाई हो रही है यानी यूनियन टेरिटरी के बीच में हो रही है, आपकी एक यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें हो रहा है, तो यहाँ एक सीजीएसटी लगेगा और एक लगेगा यूटीजीएसटी। सेस क्या है, अब सेस एक एडिशनल टैक्स है, जैसे जीएसटी लग रहा है वैसे एक एक एडिशनल टैक्स इंपोज किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस है जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब आता है एचएसएन। अब एचएसएन क्या है, यूँ समझो एचएसएन एक ना कोड दे दिया है हर गुड्स को। आपने ये देखा होगा कोई मोबाइल परचेज करो उस पे टैक्स रेट, जीएसटी का टैक्स रेट अलग है। कोई आप क्लॉथ लेते हो उसमें जीएसटी का टैक्स रेट है, यानी हर गुड्स का अलग अलग टैक्स रेट है। अब तो गवर्नमेंट ने इसको ईज़ी करने के लिए हर गुड्स को एक कोड दे दिया गया है। जैसे यहीं लिखा हुआ है कि एचएसएन क्या है, एक तरह का कोड है जो गुड्स को दिया जाता है, जिससे क्या होता है टैक्स की क्लासिफिकेशन कर सके, ताकि यूनिफॉर्म टैक्स रेट लग सके और सिंप्लीफाइड टैक्स की रिपोर्टिंग कर सकें। और जो ये एचएसएन होता है वैसे तो 8 डिजिट का होता है, मगर कितने, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको एचएसएन कोड 4 डिजिट का मेंशन करना जरूरी है। अगर मोर देन 5 करोड़ है तो 6 डिजिट का, और एक्सपोर्ट का केस है तो 8 डिजिट का। ऐसे एसएसी है, इसमें क्या होता है, इसको सर्विस अकाउंटिंग कोड बोला जाता है। जैसे गुड्स के लिए एचएसएन बनाया है, ऐसे ही सर्विस के लिए हर सर्विस को एक कोड दे दिया गया है, उसको एसएसी बोला गया। फिर आता है टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, जब भी जिस वैल्यू के ऊपर ना आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा ना, उसको आप टैक्सेबल वैल्यू बोलोगे। और जब टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और ऐड होकर जो टोटल सम होके आएगा ना, यानी आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इंक्लूड होगा, उसको आप बोलोगे इनवॉइस वैल्यू। अगर आपसे किसी ने भी कह दिया ना कि ये टैक्सेबल वैल्यू यानी इसके ऊपर जीएसटी लगना बाकी है, अगर किसी ने इनवॉइस वैल्यू इसमें जीएसटी लगा हुआ है, इसका मतलब यही है।
जीएसटी रेट। अब अलग-अलग तरह के रेट्स होते हैं, कई गुड्स में आपको देख लिया कहीं 0% है, कहीं 5% है, कहीं 12% है, कहीं 18%, ऐसे अलग-अलग रेट। मैक्सिमम रेट जो जीएसटी के अंदर डिफाइन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है? फुल लग सकता है 40%। अब है सप्लायर, सप्लायर कौन होता है? भई जो सप्लाई करेगा गुड्स को उसको सप्लायर कहें। और रिसिपिएंट क्या कौन होता है? रिसिपिएंट इसके अंदर ऐसा है कि आप ये कहो जो रिसीवर है रिसिपिएंट नहीं, जो उस गुड्स की यानी उस गुड्स या सर्विस की पेमेंट करेगा, उसको हम रिसिपिएंट कहेंगे। अब आता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं एफसीएम, जिसमें क्या होता है आपके शॉपकीपर को, कोई बिजनेसमैन को क्या करते हो, गुड्स की वैल्यू प्लस जीएसटी दे आते हो। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे, वो तो एफसीएम। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स को डिपॉजिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए तो वो होता है आरसीएम। फिर आता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कैसे, यूँ समझो, अब शॉपकीपर है या बिजनेसमैन है, कुछ भी ले लो, उसने गुड्स कहीं से मंगवाया, तो उसने दिया क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू दी होगी प्लस जीएसटी दिया होगा। ये जो जीएसटी दे रहा है ना, यही इनपुट टैक्स है। ठीक है। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है? अब इसने क्या किया, ये माल या गुड्स बेच दिया, आगे भेज दिया। अब बेचने पे क्या हुआ, इसको वैल्यू मिली, यानी टैक्सेबल वैल्यू मिली, प्लस जीएसटी मिला। अब ये जीएसटी जो इसने कलेक्ट किया है वो आउटपुट टैक्स है। अगर सिंपल समझाने की समझाऊं तो इस बात को, इनपुट टैक्स वो होगा जो बिजनेसमैन पे करके आया है, और आउटपुट टैक्स वो होगा जो बिजनेसमैन ने कलेक्ट किया है। अब आता है आईटीसी। आईटीसी क्या है? एक तरह की सेट ऑफ या एडजस्टमेंट होती है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की। देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब एक टैक्स पेयर है, उसको ने क्या किया, एक को कोई गुड्स लेके आया, उसके ऊपर क्या 50,000 का एक टैक्स बनता था, यानी जीएसटी बनता था, वो 50,000। अब उसने 60,000 का जीएसटी कलेक्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट को ये तो सामने वाले ने पे कर दिया 50,000 रुपीज जो है, ये तो आज जिसको वो ले दे के आया था उसने गवर्नमेंट को दे दिया 50,000 रुपये, और ये 60,000 आपने कलेक्ट कर लिया। इसमें क्या होगा, इसकी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। कैसे? अब गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी भाई जो तूने 60,000 लिया है इसको मुझे दे। मगर शॉपकीपर या बिजनेसमैन क्या कहता है कि मैं पहले 50,000 रुपीज पहले ही दे के आ चुका हूँ दूसरे शॉपकीपर, और जिसने वो आपके पास 50,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिया गया है। इसलिए मेरा वो 50,000 रिफंड करो, यानी वापस करो। देन बाकी जो बचता है वो 60,000 मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है इतना क्या झमेला करना, तू एक काम कर, 60,000 तूने देने हैं, 50,000 तू पहले दे चुका है, बैलेंस की जमा 10,000, तू 10,000 दे दे। यही है इनपुट टैक्स, कि आप इस 50,000 को क्रेडिट ले रहे हो, गवर्नमेंट से ले रहे हो वापस, इसी को इनपुट टैक्स कहते हैं, आईटीसी कहते हैं। और पता है नील रेटेड सप्लाई क्या होती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, एग्जाम सप्लाई क्या होती है, जीरो रेटेड क्या होती है। नील रेटेड मीन्स जो रेट लगता है वो जीरो लगता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसी सप्लाई होती है जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है। और एग्जाम सप्लाई क्या होती है, जीएसटी तो लगता है मगर कुछ कंडीशन, कुछ ऐसी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी गई है जिसके कारण अब उस पर जीएसटी नहीं लगता। जीरो रेटेड क्या होता है, जब भी आप सप्लाई आउटसाइड इंडिया करोगे यानी एक्सपोर्ट करोगे या इंडिया में रह के एससीजेड से डीलिंग करोगे, उसको जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। अब बात है आईटीसी नॉट अवेलेबल। नील रेटेड में क्या है, जो आप टैक्स पे करके आ चुके हो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते बिल्कुल भी है। ऐसे ही है नॉन टैक्सेबल सप्लाई में भी ऐसे ही होता है, एग्जाम सप्लाई में भी नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट के केस में, ये एससीजेड के केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब क्या है, आपने कुछ भी आपने एक्सपोर्ट करा, मगर एक्सपोर्ट करने के लिए वो उस गुड्स को कहीं ना कहीं से सोर्स किया होगा, उसके आपने जीएसटी पे किया होगा। अब जीएसटी पे किया है, पे किया वो आपका इनपुट टैक्स है, अब वो आपको रिफंड मिल जाएगा। आईटीसी अवेलेबल है यानी। अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं कि नील रेटेड में क्या है, साल्ट ग्रेन्स के जो एसेंशियल्स आइटम्स होगी। नॉन टैक्सेबल में कौन से हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहलिक लिकर हो गया फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और एग्जाम सप्लाई में फ्रेश वेजिटेबल्स होगी। जीरो रेटेड आगे डिटेल में पढ़ ही लेंगे। एक होता है मिक्स सप्लाई, एक होता है कंपोजिट सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई को यूं समझो कि आप कभी
लेने जाते हो मार्केट में, कोई भी गुड्स लेने जाते हो, कई बार होता है कॉम्बो भी मिल रहा होता है, कॉम्बो भी मिल रहा होता है। तो वो कॉम्बो कई बार होता है कि ना एसेंशियल होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि आप टीवी लेते हो या कोई एसी लेते हो, एसी ले लिया, एसी के साथ रिमोट भी आएगा, ठीक है। एक एक एग्जांपल ये है। दूसरा क्या है, आप दिवाली में देखा होगा कि ना कॉम्बो बना होता है चॉकलेट्स का, इसमें चिप्स भी होते हैं, कोई टॉफीज हो गई, कुछ भी हो गया, ऐसे अटरम शटरम डाल के सारी चीज़ें बना रखी होती हैं। ये चीज़ें बना रखी होती है, एक एक बास्केट सी बना रखी होती है, कॉम्बो में बेच रहे होते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये जो एसी प्लस रिमोट है ना, अगर आप एसी रिमोट अलग से लेने जाओ, उसकी अलग वैल्यू, उसके जीएसटी लगेगा। बट इस केस में क्या हुआ है, आप एस लेने तो एसी गए हो, मगर उसके साथ में रिमोट आया है, एक नेचुरल बंडल है, नेचुरली बंडल है। इस केस में क्या होगा, जो रेट एसी पे लगेगा ना, वही रेट इस पे लगेगा। और ये क्या होता है, जो मिक्स सप्लाई क्या होता है, इसमें मिक्स सप्लाई में होता है, ये नेचुरल बंडल नहीं होता। आप इसको क्या अलग अलग सेपरेट खरीद सकते हो, हैं, जबरदस्ती इन्होंने बंडल बनाया है। इस केस में क्या होता है, जो रेट लगेगा ना, इसके ऊपर जीएसटी लगा, तो कौन सा लगेगा, जो भी उसके अंदर आइटम होगी और जिसके ऊपर हाईएस्ट रेट लग रहा होगा। मान लो एक बास्केट है, मान लो उसमें 1 2 3 कोई प्रोडक्ट्स है, 3 ले लेते हैं, एक पे लग रहा है 5, एक पे लग रहा है 12, एक पे लग रहा है 18% जीएसटी लग रहा है, तो पूरी बास्केट के ऊपर ना 18% जीएसटी लग जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई जिसको हम नेचुरल बंडल कहते हैं, उसमें क्या होता है, मान लो कि कोई आइटम है, एक दो, ठीक है, इसमें जो मेन आइटम है उसके ऊपर 12% लगता है, और मगर जो सेकंड आइटम है वो उस पर 18% लगता है। बट ये नेचुरल बंडल है, तो मेन आइटम के ऊपर 12% है, तो 12% पूरे के ऊपर 12% लग जाएगा, ना कि 18%। ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल एक तरह का डॉक्यूमेंट है। जब भी आप ना गुड्स की मूवमेंट करोगे, और वो कौन से गुड्स जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, इशू करना पड़ता है, उसके लिए यूज़ होता है। फिर था ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, एक होता है जो अपने हार्ड कॉपी लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ही है एक तरह का, ठीक है। ये इशू करना पड़ता है, मैंडेटरी है, किसके लिए, जिसका टर्नओवर ना 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। और एक आईआरपी, जिसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, वो हेल्प करता है इस ई इनवॉइस को जनरेट करने में और उसको रजिस्टर करने में। थैंक यू।